दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे और टॉपिक का नाम है भारत का प्रधानमंत्री। टॉपिक का क्या नाम है? भारत का प्रधानमंत्री। इसके पिछली क्लासों में हमने आपको कौन सा टॉपिक करवाए थे? तो इसके पिछली वाली क्लास में हमने आपको गवर्नर वाला पूरा कंप्लीट करवा दिया था। आज की क्लास में हम प्रधानमंत्री को समझेंगे, साथ में हम इसको राष्ट्रपति से तुलना करेंगे और भारत के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के साथ कैसा संबंध होता है, किस प्रकार काम करते हैं, इन सब की भी चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले भारत का जो प्रधानमंत्री है ये क्यों रखा गया? जब राष्ट्रपति था तो प्रधानमंत्री की क्या जरूरत थी, या फिर कहें प्रधानमंत्री रखा गया तो राष्ट्रपति को क्यों रखा गया? तो इसके पीछे का रीजन भी हम समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा भारत के द्वारा कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो भारत के द्वारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया। इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? संसदीय शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता। दो तीन बातें ध्यान रखिएगा क्लियर कट, कि संसदीय शासन प्रणाली में दो लोग एक साथ काम करते हैं। आप कहेंगे कि वो दो कौन से लोग हैं जो एक साथ काम करते हैं? तो एक को कहा जाता है नाम मात्र का प्रमुख। क्या कहा जाता? नाम मात्र का प्रमुख। और इसी को कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख के नाम से जाना जाता है। देखो, एक कौन होता है जिसके नाम से काम होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति के नाम से सारा काम होता है। आपने राष्ट्रपति वाला बहुत डिटेल में अध्ययन किया, उसमें समझा कि भारत में राष्ट्रपति के जितना भी समस्त कार्यपालिका का संचालन होगा सब कुछ राष्ट्रपति के नाम से होता है। किसके नाम से होता? राष्ट्रपति के नाम से होता। तो लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप में अपने मन से शक्ति का प्रयोग या कार्य संपादित नहीं कर रहा होता है। पीछे से उसे सलाह कौन दे रहा? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद बोले तो प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्रिपरिषद का कर्ता धर्ता सब कुछ कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इतना क्लियर हुआ? तो यहां जो नाम मात्र का मतलब हुआ कि नाम से केवल शासन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। दूसरा, कार्यपालिका का, क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा गया, संवैधानिक प्रावधान किया गया। अनुच्छेद आपको याद होगा 54 पीछे का याद हो गया होगा। 54 में हमने कहा था कि साफ साफ लिखा गया है। क्या साफ साफ लिखा गया? कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होता है। तो इसीलिए ये केवल क्या दिखावे में बहुत शोभा देता है, बहुत अलंकारिक पद है। लगता है कि बाहर से सब कुछ तो हमारे नाम से ही हो रहा, हम ही महामहिम है। तो इसीलिए जो ये पद रखा गया भारत के कौन सा? राष्ट्रपति का, ये एक प्रकार का अलंकारिक पद है। कैसा पद है? यह एक प्रकार का अलंकारिक पद है। और इसी को लैटिन भाषा के एक शब्द है जिसे डी ज्योर, यानी इसको हिंदी में विधेन, इसे हिंदी में, वैसे आप इंग्लिश वाला ध्यान रखिएगा, इसे हिंदी में विधेन के नाम से जाना जाता है। डी ज्योर यानी विधि के हिसाब से, कानून के हिसाब से, संविधान के अनुसार जो सरकार यानी राष्ट्र का मुखिया बनाया गया है। राष्ट्र का मुखिया वो कौन है? भारत का राष्ट्रपति है। और यह एक प्रकार का टिटुलर पद है। नहीं टाइटल वाला आप देते हो, टाइटल, टिटुलर दिखावे का पद है। रियल में राष्ट्रपति के पास शक्तियां जितना इसके नाम से काम होता है, वो समस्त शक्तियों, उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करता भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है। दूसरा हमने कहा, दूसरा कौन सा पद है? यानी प्रधानमंत्री का है, जो वास्तव में कार्यपालिका
के अंतर्गत रियल में डिसीजन ले रहा होता है। और रियल में डिसीजन कौन ले रहा होता? प्रधानमंत्री ले रहा होता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसे कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। एक कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता? भारत का प्रधानमंत्री होता है। या जहां जहां संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई वहां वहां इसी प्रकार की व्यवस्था को लाया गया है। इसीलिए इसे डी फैक्टो कहते नहीं, आप फैक्ट बताइए, हमें तथ्य दीजिए, हम ऐसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो डी फैक्टो का मतलब हुआ तथ्येन। डी फैक्टो का मतलब क्या हुआ? तथ्येन। तथ्येन का मतलब हुआ तथ्य ये है कि कार्यपालिका में वास्तविक जो डिसीजन ले रहा होता है वह प्रधानमंत्री ले रहा होता है। कौन ले रहा होता है? प्रधानमंत्री। इसीलिए प्रधानमंत्री को डी फैक्टो, तथ्येन या वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख के नाम से जाना जाता है। तो इतनी बात अभी यहाँ तक आपकी समझ में आ चुकी होंगी। इसका मतलब हुआ जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें दो प्रमुख होते, एक राष्ट्र प्रमुख, जो राष्ट्र का प्रमुख होता उसे राष्ट्राध्यक्ष या इसे राज्याध्यक्ष या देश का प्रमुख कहा जाता है। और ये देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता। और दूसरा जो प्रमुख होता है ये कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता, या इसी को सरकार का मुखिया या इसी का को क्या कहा जाता? हेड ऑफ गवर्नमेंट। इसे क्या बोलते हैं? हेड ऑफ स्टेट, यानी स्टेट, राज्य। भारत एक राज्य है तो भारत का जो प्रमुख होगा, देश का प्रमुख होगा, हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट, ये राष्ट्रपति होता है। और दूसरा हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का जो मुखिया होता है ये प्रधानमंत्री होता है, जो वास्तव में क्या कर रहा होता है? वास्तव में शक्तियों का प्रयोग वास्तव में वही अकेले कर रहा होता है। इसका मतलब हुआ कि क्या अब आपके मन में प्रश्न कौंधना चाहिए कि सर ये बताइए, क्या ऐसा कुछ भारत ने अपनाया तो कहीं किसी देश से प्रभावित होकर अपनाया है? क्या इस प्रकार की भारत के पहले कहीं दूसरे देश में शासन प्रणाली अपनाई जाती रही है? तो आंसर है हाँ। इस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती रही है। भारत लंबे समय तक ब्रिटिश का गुलाम था। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 को ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए। उसके बाद भारत ने अपना संविधान, जब संविधान सभा गठित हो रही थी तब वहाँ भी आपने देखा था ये काफ़ी विचार विमर्श हुआ कि भारत में क्या राष्ट्राध्यक्ष वाली शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना लिया जाए। फिर अंततः ये पता चला कि भारत का जो अभी तक प्रयोग करता रहा है यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। भारत की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के पीछे बहुत सारे रीजन दिए गए। ठीक, भारत की डाइवर्सिटी और साथ में और कई रीजन थे वो भी आपने देखा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी को ध्यान में रखते हुए जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को ही संसदीय शासन प्रणाली का जनक कहा जाता है। ब्रिटेन या यूके, जिसे यूनाइटेड किंगडम आप बोलते हो, ब्रिटेन को ही संसदीय शासन प्रणाली का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता। इंग्लिश में इसे फादर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहा जाता? तब आंसर आप क्या लगाओगे? ब्रिटेन लगा के आइएगा। तो इसे फादर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता। तो इतना अब क्लियर हो चुका है कि भारत में जो संसदीय प्रणाली है ये कुछ इसी प्रकार की कहाँ है? ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है। भारत ने जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाया है ब्रिटेन वाली है। तो ये ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में वहाँ पर जो सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और साथ में ब्रिटेन एक राज्य के रूप में वहाँ मुखिया कौन होता है? राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? तो वहाँ की महारानी, वहाँ की कौन होती है? महारानी होती है, जिसे क्राउन का पद कहा जाता है, क्राउन। तो वहाँ क्राउन का पद है और क्राउन पे महारानी, और ये वंशानुगत पद होता है, यानी एक बार जो महारानी महाराजा बन गया वो आगे बनता रहेगा,
यानी जनरेशन बाय जनरेशन वो पद ट्रांसफर होता रहता है। जब इस प्रकार का पद होता है तो इसी को क्या कहा जाता है, वंशानुगत कहा जाता है। तो ब्रिटेन में जो सरकार का मुखिया होता है वो अलंकारिक पद के रूप में क्या, यानी केवल उसके पास शक्तियां भारत के राष्ट्रपति से अगर आप तुलना करेंगे तो बिल्कुल नगण्य, केवल पद पे नाम मात्र का प्रमुख है, कोई भी शक्ति नहीं है। लेकिन हमने भी वहीं से अपनाया, लेकिन हमने जो भारत का राष्ट्रपति का पद है ये निर्वाचन के माध्यम से इसको भारत में स्थापित किया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये अंतर है। दूसरा, वहाँ पीएम का चुनाव होता तो हमारे यहाँ भी पीएम का चुनाव होता। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख वहाँ पर पीएम होता, सरकार का मुखिया वहाँ पर होता, तो हमारे वहाँ पर भी सरकार का मुखिया होता है। एक बात याद रखिए, ब्रिटेन में जो संसद है ये बहुत पावरफुल है। ब्रिटेन में जो संसद है ये क्या है, बहुत पावरफुल है। ब्रिटेन की संसद के संदर्भ में कहा जाता है कि यह पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने की सिवाय कुछ भी कर सकती है, सबसे पावरफुल है। यानी ब्रिटेन में संसद को इतनी असीमित पावर दी गई है, असीमित पावर, अब्सोल्यूट पावर है। इसीलिए ब्रिटेन को संसद की सर्वोच्चता वाला देश कहा जाता। यानी ब्रिटेन ने क्या अपनाया है, संसदीय सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट को अपनाया है। वहीं अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका से अगर हम तुलना करें तो अमेरिका में वहां पर न्यायपालिका जो जुडिशरी होती है उसको सबसे ज्यादा पावर दी गई। यानी अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता, जुडिशरी सुपरमेसी को अपनाया गया, लेकिन भारत ने चालाकी से मध्यम मार्ग को अपनाया। कुछ कुछ मामलों में यहां पर यानी संसद को सर्वोच्च माना गया और कुछ कुछ मामलों में यहां पर न्यायपालिका को भी सर्वोच्च माना गया और एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए अथराइज किया गया। इसीलिए भारत के संविधान को कहा जाता है कि संतुलन है, हार्मनी है। भारत में संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य संतुलन पाया जाता है। ठीक, तो हमने अपनाया तो है, लेकिन हमने उसको मॉडिफाई किया है। हमारी जो जरूरत थी, हमारी जो आवश्यकता थी, उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन किया। तो यहाँ तक अब आपका क्लियर, ये आपका अब क्लियर हो जाना चाहिए कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो महारानी, जो ब्रिटेन की महारानी क्या उनके समान है। पद तो वैसा है लेकिन शक्तियाँ ज़्यादा हैं भारत के राष्ट्रपति के पास। दूसरा, भारत का पीएम और ब्रिटेन का पीएम में क्या समानता है, तो इसको भी हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसी के आगे, यानी एक चीज़ आपकी अभी तक क्लियर हो चुकी होगी कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो आप कहेंगे भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से अपनाएगी, ब्रिटिश मॉडल, ब्रिटिश संविधान से अपनाया गया है। और जब संसदीय शासन प्रणाली हमने पूरी की पूरी ब्रिटिश संविधान से अपनाया है, तो भारत में जो पीएम का पद है ये कहाँ से लिया गया, यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा, भारत में प्रधानमंत्री का पद, ऑफिस ऑफ द पीएम इन इंडिया, ये कहाँ से अपनाया गया है, तो हमने इसको हैज एडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इसे ब्रिटिश संविधान से क्या है, इसको अपनाए हुए हैं। बात क्लियर, यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी के आगे हम और कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसी के आगे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब हम ये जान गए कि भारत में जो पीएम का पद है ये कहाँ से लिया गया, तो हमने अभी आपको कहा ब्रिटिश संविधान से। अब आगे हम समझते हैं कि भारत का जो पीएम का पद है भारतीय संविधान में कहाँ, हम बात करेंगे भारतीय संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया, संवैधानिक प्रावधान क्या किया गया है। भारत में
प्रधानमंत्री के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या किया गया। दूसरा, प्रधानमंत्री की कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती। फिर आगे हम समझेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कैसे कार्य करते हैं, यानी दोनों के बीच क्या संबंध होता है। देखो भाई, एक है आपका आर्टिकल 75। सबसे पहले इसी नियुक्ति की बात कर लेते हैं, संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत ही, तो समझिएगा। एक आपका अनुच्छेद है 75। 75 क्या कहता है? 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो भारतीय पीएम है और भारतीय पीएम, ये राष्ट्रपति का प्रसाद, इसको अंडरलाइन करिएगा, यहां शब्द यूज हुआ प्रसाद पर्यंत। भारतीय पीएम राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, और प्रसाद पर्यंत क्या पद धारण करते हैं? प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो इसी प्रसाद पर्यंत को और किस नाम से जाना जाता है? इसी को ऑफिस ऑफ प्लीजर, ऑफिस ऑफ प्लीजर, इसको ऑफिस ऑफ प्लीजर के नाम से जाना जाता है। भारत में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, ये कहा गया आर्टिकल 75 कहता है कि कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जब राष्ट्रपति करेगा तो प्रसाद पर्यंत पद का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति चाहे तो जब चाहे तब प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। संविधान में ऐसा लिखा गया, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता कि कभी भी जब भी मन कर गया तब भी उसको उठा के प्रधानमंत्री हटा ही देगा, नहीं। लेकिन संविधान के हिसाब से आपको आंसर लगाना है। प्रसाद पर्यंत पद का मतलब हुआ, ऑफिस ऑफ प्लीजर का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है, यानी राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह, राष्ट्रपति के पास ये पावर है, राष्ट्रपति पीएम को जब चाहे तब हटा सकता है, जब चाहे तो वह हटा सकता है। ऐसा किसमें लिखा गया? ऐसा संविधान में लिखा गया है। इसी को ऑफिस ऑफ प्लीजर के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसे किस नाम से जाना जाता? इसी को ऑफिस ऑफ प्लीजर के नाम से जाना जाता है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई। अब इसी 75 में लिखा गया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, क्या लिखा गया? प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी।
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब बात आती है कि जो अन्य मंत्री नियुक्त होंगे क्या ये भी प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो आंसर है हाँ। अन्य मंत्री भी, जो अन्य मंत्री नियुक्त किए गए अन्य मंत्री भी राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, इंग्लिश में इसको किस नाम से बोलते हैं? ऑफिस ऑफ प्लीजर। ऑफिस ऑफ प्लीजर, ये प्रसाद पर्यंत यहां भी अंडरलाइन कर लीजिए, प्रसाद पर्यंत ऑफिस ऑफ प्लीजर धारण करते हैं। धारण करते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर जो बाकी मंत्री बचे, जो मंत्रिपरिषद के बाकी मंत्री हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और अन्य मंत्री भी राष्ट्रपति का कौन सा? प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो ये भी आपका क्या हो चुका होगा? समझ में आ चुका होगा। इसका मतलब हुआ कि जब चाहे तब राष्ट्रपति, यानी प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति को सलाह दे कि फला मंत्री को हटा दीजिए, कई बार आप सुनते हो पर्यावरण मंत्री हट गए, पोर्टफोलियो का इंटरचेंज हो गया, तो ये सब होता रहता है, ये सब होता रहता है। तो आप ये सब क्या है? सुनते रहते हो। तो इसका मतलब हुआ कि अन्य मंत्री जब तक राष्ट्रपति चाहे, व्यवहार में प्रधानमंत्री की इच्छा तक अपने पद पर बने रहेंगे। अब यहां अगला सवाल आपका, अगला जो हम बताने जा रहे हैं काफी काम का है। काफी काम का ये है कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, ये बात भी सही है। दूसरा ये अब आपके मन में होना चाहिए कि क्या भारत का प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री बनने के लिए सांसद होना जरूरी है? क्या भारत का पीएम या अन्य कोई मंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना, जैसे वहां देखे थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, लोकसभा का पहले समझ लेते हैं, लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ, क्या भारत का पीएम या मंत्री बनने के लिए सांसद होना जरूरी है? सांसद ब्रैकेट में लोकसभा या राज्यसभा, आगे हम बात करेंगे, का सांसद होना अनिवार्य है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी आप मंत्री तभी बनाए जा सकते हो या प्रधानमंत्री तभी बनाए जा सकते हो यदि आप चुनाव जीते हो। इसका मतलब ये हुआ, तभी तो सांसद बनोगे। लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव जीते हो, पहला तो प्रश्न यही है। क्या लोकसभा निम्न सदन, यानी संसद के 2 सदन हैं, अगर हम आगे बात करें भारतीय संसद का, तो ये संसद हो गया।
इसके दो सदन हैं, एक हो गया उच्च सदन, उच्च सदन, और उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। इसको क्या कहा जाता है? राज्यसभा। और दूसरा आपका कौन है? दूसरा है निम्न सदन, लोअर हाउस। इसे क्या कहा जाता है? लोकसभा। लोकसभा। इसी को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस। लोअर हाउस। पावर ज्यादा है, केवल नाम है ये लोअर। लोअर का मतलब ये पावर के मामले में कम नहीं है, उल्टा यहां पर चलता है सम्मान के लिए। वही है कि यहां सम्मान। अपर हाउस, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपर हाउस। ठीक। तो हम प्रश्न आपसे ये पूछे थे कि प्रधानमंत्री मान लो आपको बनाया जाना है, या मंत्री बनाया जाना, पर्यावरण मंत्री, पृथ्वी, शिक्षा मंत्रालय आ गया तो शिक्षा मंत्री है, और बहुत सारे जल शक्ति मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कुछ भी मान लो, आपको क्या बनाया जा सकता है? या प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री या मंत्री अगर आप चुनाव नहीं जीत के आए हो, पहला तो ये हो गया कि लोकसभा, ये समझिएगा यहां साफ साफ लिखा गया कि लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। पीएम या मंत्री बनने के लिए, केवल लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं। सदस्य अनिवार्य नहीं। अनिवार्य नहीं है। कोई राज्यसभा का सदस्य है, यानी राज्यसभा का मेंबर भी पीएम बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य भी पीएम या मंत्री बन सकता है। ये पहला बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई? दूसरा प्रश्न हमने किया था, क्या सांसद बनने के लिए, मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या मंत्री या पीएम बनने के लिए हमने क्या कहा था? सांसद होना अनिवार्य है। इसका मतलब था सांसद होना क्या अनिवार्य है? आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। सांसद होना अनिवार्य नहीं है। सांसद होना अनिवार्य नहीं। 6 माह के लिए, देखो 6 माह के लिए पीएम या मंत्री किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है। किसी भी, कहने मतलब उसकी एज ओज वाला बाकी क्राइटेरिया ये रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री अगर सांसद नहीं है तब भी बन सकता है, बस शर्त है कि उसे 6 माह के अंदर उसे यानी बनाया जा सकता, यानी शर्त है। क्या शर्त है? 6 माह के बाद तभी पद पर बना रह पाएगा। 6 माह के बाद तभी पद पर, इसमें पीएम या मंत्री दोनों शामिल हैं, पद पर
बना रह सकता बना रह पाएगा, बना रह पाएगा, बना रह पाएगा यदि उसके द्वारा, जो प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया गया था उसके द्वारा लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक सदन की, दोनों में से कोई एक सदन की सदस्यता ग्रहण कर ली हो, ग्रहण की हो। अगर आप अब आपको 6 महीने, यानी कोई प्रधानमंत्री भी 6 माह के लिए बिना लोकसभा या राज्यसभा का सांसद हुए बन सकता है। कोई मंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सांसद हुए बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए या मंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक की 6 माह के अंदर आपको मेंबरशिप प्राप्त कर लेनी होगी, सदस्यता ग्रहण कर लेनी होगी। अगर 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की आप सदस्यता नहीं ग्रहण कर पाते हो तो आपको आगे, यानी उस पद पर बना नहीं रहा, अब आगे नहीं बना रह पाओगे। यानी 6 माह के लिए तो बन सकते हो, लेकिन 6 माह के आगे तभी बन पाओगे यदि आप लोकसभा या राज्यसभा की आपकी सदस्यता प्राप्त कर ली हो। क्लियर यहां तक? अब यहां यहां पर कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ऐसे कौन से, यानी प्रधानमंत्री थे, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा से आए? तो इंदिरा गांधी का आप नाम सुनते हो, तो इंदिरा गांधी पहली बार कहां से आई थी? राज्यसभा से आई थी। और कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो बाद को मेंबरशिप, सदस्यता भी ग्रहण किए थे, उसकी भी बात करेंगे। तो आइए हम इसी के आगे अब कंटिन्यू करते हैं। क्या कंटिन्यू करते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए तत्काल रूप से? तो तत्काल रूप से और क्या योग्यता चाहिए? तो ये एक एज वाला फैक्टर है, यानी पीएम बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका क्या चाहिए? अगर कोई लोकसभा से सदस्यता ग्रहण करता है तो यहाँ पर 25 वर्ष है, यहाँ से आता 25 वर्ष, और राज्यसभा से अगर सदस्यता लेता है तो यहाँ है 30 वर्ष। तो इसका मतलब हुआ एक कोई फिक्स एज नहीं है 25 या 30 वर्ष, क्योंकि दोनों का अलग अलग है। अगर वो राज्यसभा की मेंबरशिप प्राप्त करेगा तो प्रधानमंत्री की एज कितनी होनी चाहिए? 30 के ऊपर होनी चाहिए। अगर ये लोकसभा के सांसद बनता है तो 25 वर्ष चाहिए। तो ये पीएम क्या, अब पीएम को शपथ कौन दिलाता है? तो इसीलिए आप देखो संविधान में न्यूनतम एज प्रधानमंत्री की नहीं लिखी गई, राज्यपाल की 35 वर्ष लिखी है, लेकिन प्रधानमंत्री की न्यूनतम एज कितनी होगी ये संविधान में नहीं लिखी गई है। अब जब भी प्रधानमंत्री अपना पद अपने ऑफिस में एंट्री करता है तो उसके द्वारा, यानी एक तो शपथ ली जाती, एक सीक्रेसी की शपथ ली जाती है। दो चीजें प्रधानमंत्री पद धारण करने के पहले, आगे ध्यान दीजिएगा, पीएम पद धारण करने के पहले
पद धारण करने के पहले क्या लेता? शपथ। शपथ व दूसरा सिक्रेसी। शपथ हुआ सिक्रेसी लेता है। शपथ हुआ सिक्रेसी की, शपथ हुआ सिक्रेसी यानी शपथ और सिक्रेसी दोनों चीज की शपथ लेता है। और शपथ में क्या कहता है कि वह संविधान का सत्यनिष्ठा पूर्वक पालन करेगा। यानी अब शपथ को क्या, शपथ में क्या बोलता पीएम? पीएम का शपथ, पीएम शपथ में क्या बोलता है? तो उसी को जो बोलता है उसी को लिखते हैं टू बियर ट्रू फेथ, टू बियर ट्रू फेथ, यानी संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा। संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड एलिजियंस, एलिजियंस, एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पहला पॉइंट हो गया। ये बोलता है कि उसके द्वारा यानी क्या किया जाएगा? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखी जाएगी। ट्रुथ फेथ, सच्ची श्रद्धा। संविधान के प्रति प्रधानमंत्री क्या रखेगा? सच्ची श्रद्धा, तन से मन से, तन मन धन कहते नहीं, तो यहां धन हटा दीजिए, तन मन से, यानी शरीर से भी और दिमाग से भी, दोनों तरीके से संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। और एलिजियंस का मतलब निष्ठा। ये नहीं कि आज हमारा मन नहीं कह रहा हम संविधान को नहीं पालन करेंगे। नॉर्थ कोरिया वाला है, कौन है वो? किम जोंग उन बोलता रहता है, वो कभी फरमान सुनाता रहता, संविधान एक किनारे, हम तानाशाही शासन। तो भारत का प्रधानमंत्री कभी तानाशाह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे शपथ लेता है कि हम टू बियर ट्रूथ फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा धारण करेंगे। ये पहली शपथ। दूसरा, भारत की संप्रभुता एकता को बनाए रखेंगे, भारत की संप्रभुता एकता को अक्षुण्ण रखेंगे। टू अपहोल्ड, और क्या शपथ लेता है? टू अपहोल्ड, टू अपहोल्ड, टू अपहोल्ड क्या शपथ लेता है? टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता व एकता को बनाए रखेगा। तो पहली शपथ हिंदी में लिख लीजिएगा, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखेगा, टू बियर ट्रूथ फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पहला। दूसरा, टू अपहोल्ड, बनाए रखेगा द सॉवरेनिटी, संप्रभुता एंड इंटीग्रिटी और अखंडता ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता व एकता को अक्षुण्ण रखेगा, बनाए रखेगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पॉइंटों में आप इसका शपथ को आप बांट लीजिए। तो ये पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट अब आपको हम बताने जा रहे हैं। तीसरे पॉइंट में और क्या बोलता है? टू फेथफुली एंड, टू फेथफुली एंड, टू फेथफुली एंड कंसियसली, कंसाइंसियस, कंसाइंस से बना,
साइन कंसाइंसली कंसाइन कंसाइंशियली कंसाइन कंसाइंशियसली कंसाइंशियसली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। ये तीसरे पॉइंट में बोलता टू फेथफुली पूरे मन से वफादारी के साथ वह अपने पद का कर्तव्य यानी उसका जो अपने पद के कर्तव्य को निभाता रहेगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा, ये बोलता है। तो पहले पॉइंट में हमने क्या बताया, किस चीज की प्रधानमंत्री शपथ लेता, तो हमने पहले में कहा कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखेगा, बना के रखेगा। दूसरा हमने कहा भारत की संप्रभुता व एकता, भारत की संप्रभुता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। तीसरा अपने पद के दायित्वों का, अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन बिल्कुल वफादारी के साथ व पूरे मन से, अंतःमन से, अंतःकरण से क्या है करेगा। ये तीसरा। और चौथा पॉइंट है टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपुल। चौथा पॉइंट लिखिएगा, टू डू, चौथे पॉइंट में क्या शपथ लेता है, टू डू राइट टू ऑल मैनर, टू डू राइट ऑल मैनर ऑफ, टू डू राइट ऑल मैनर ऑफ, टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपुल इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन, इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इन अकॉर्डेंस with to the constitution and law and the law without fear or favor, without fear or favor, without fear or favor, affection or ill will, affection or ill will। ये चौथा पॉइंट। यहां कुछ चीजें हाईलाइट करिए। ये चौथे पॉइंट में शपथ लेता है, जबकि राष्ट्रपति के संदर्भ में ये सब नहीं देखे थे। टू डू राइट, जो सही होगा, ऑल मैनर ऑफ पीपुल यानी जो उचित होगा वह करता रहेगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार एंड कानून के अनुसार, विदाउट फियर बिना भय के, फेवर पक्षपात के। ये नहीं कि किसी के ऐसा कोई डिसीजन ले लिया जो एक पक्ष को तो लाभ पहुंचाता है लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। बिना भय व बिना पक्ष के वह यानी क्या करता रहेगा, जो जनता के हित में सही होगा, आम जन के, जनता के हित के लिए सही होगा वो करता रहेगा। अफेक्शन, ये नहीं कि किसी के बहुत ज़्यादा कोई प्रभावित कर दिया तो सारे गुप्त सूचनाएं उनको दे दिया, नहीं। अफेक्शन और इलविल, गैर इरादतन, किसी का इरादा ही गलत है तो ये आपका गैर इरादतन, एक इरादतन हो गया, एक इलविल यानी क्या हुआ, गैर इरादे से। कि ऐसा कोई भी सूचना दूसरे को नहीं देगा जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, अक्षुण्णता पर यानी क्या है, कुठाराघात है, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जो आम जनता, भारत की जनता के लिए उचित होगा संविधान के अनुसार, ये नहीं कि पब्लिक कुछ चाह रही और संविधान कुछ और कह रहा तो जो
भारतीय संविधान में लिखा गया, संविधान व कानून के अनुसार जो तर्कसंगत होगा, उचित होगा, उसके मुताबिक क्या करेगा, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो संविधान और यानी क्या जनता, भारत की जनता की लिए जो सही है और संविधान और कानून के मुताबिक है, उन यानी कार्यों को वह बिना भय पक्षपात, बिना प्रेम लगाव के और गैर इरादे वो इलविल के बिना वो क्या है करता रहेगा। इलविल का मतलब खराब इरादे से, खराब इरादे के बिना, इसका मतलब हुआ निगेटिव सेंस में सब कुछ यहाँ बताया गया, क्योंकि पॉजिटिव करने के लिए बोला गया है। तो ये अपना 4 पॉइंट हैं जो भारत का राष्ट्रपति शपथ में बोलता है। इसके अलावा क्या किया जाता है, किस चीज की यानी गोपनीयता की शपथ भी ली जाती है। पीएम के द्वारा, भारतीय पीएम के द्वारा गोपनीयता की शपथ भी ली जाती है। गोपनीयता की शपथ, इसको क्या बोलते हैं, सेक्रेसी। क्या सेक्रेसी में, अब गोपनीयता की शपथ में क्या बोलता है उसको भी हम लोग देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति गोपनीयता की शपथ में क्या बोलता है, तो ये गोपनीयता की शपथ में बोलता है, ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लिखिएगा, ये राष्ट्रपति कहां से लिख दिए, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का पीएम गोपनीयता की क्या शपथ लेता है, गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता की शपथ में क्या बोलता है ये हमें देखना। ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ही विल नॉट, ही विल नॉट डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली माने प्रत्यक्ष रूप से, ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन, कम्युनिकेट और रिवील एनी पर्सन, यहां एनी पर्सन एक ये अंडरलाइन करिए, एक ये एनी पर्सन, एक कम्यूट को, फिर आपका रिवील को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कम्युनिकेट का मतलब हुआ दूसरे को जानकारी देना, किसी भी व्यक्ति को वह ना तो प्रत्यक्ष रूप से और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा। अब आपके मन में भी प्रश्न होगा कि क्या कम्युनिकेट नहीं करेगा। अब जो चीज कम्युनिकेट नहीं करेगा उसी को हम लोग समझने वाले हैं।
देखिए भाई, हेलो, हाँ, आगे देखिएगा। तो हमने क्या बताया, किस चीज को कम्युनिकेट नहीं करेगा? भारत का प्रधानमंत्री क्या, तो हमने कहा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को संप्रेषित नहीं करेगा। तो किसी भी व्यक्ति, एनी पर्सन में ए टू जेड कोई भी हो सकता है, किसी को क्या कम्युनिकेट नहीं करेगा, या फिर रिवील का मतलब हुआ, सॉरी, रिवील का मतलब प्रकट, खोल देना, कैसे भेद खोल देना, प्रकटीकरण, रिवील यानी रिवील नहीं करेगा, प्रकट नहीं करेगा। और क्या प्रकट नहीं करेगा, तो अब आगे इसी के बताने जा रहे हैं क्या प्रकट मना किया गया। यानी यह है गोपनीयता की शपथ। और गोपनीयता की शपथ में किस चीज को प्रकट नहीं करेगा, तो पहला, एनी मैटर दैट इज ब्रॉट अंडर हिज कंसीडरेशन। आगे लिखिएगा, क्या नहीं कम्युनिकेट करेगा, पहला पॉइंट। अब पहले पॉइंट में क्या लिखा गया, एनी मैटर दैट इज ब्रॉट, एनी मैटर that any matter that is brought, any matter that is brought, कोई भी ऐसा मामला जो ब्राट लाया जाता है, अंडर उसकी कंसीडरेशन, उसके विचार के लिए, कंसीडरेशन, एनी मैटर दैट इज ब्रॉट अंडर हिज कंसीडरेशन, जो उसके विचार के लिए लाया जाता है, अंडर हिज कंसीडरेशन, आर बिकम्स नोन टू हिम, आर बिकम्स नोन टू हिम, आर बिकम्स नोन to him, or becomes known to him as a union minister, as a union minister, except as may be required for, as may be required for, may be required for, as may be required for the due discharge of, for the due discharge of, for the due discharge of his duty, of his duty, his duty as such minister, as such minister. ये गोपनीयता की पहली शपथ हो गई। बात समझ में आई? यानी प्रधानमंत्री ना तो प्रत्यक्ष रूप से और ना ही परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी मामले का संप्रेषण या प्रकटीकरण नहीं करेगा। और किसको नहीं करेगा? एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को जो भी मामला प्रधानमंत्री के पास विचार करने के लिए उसे लाया जाता है। और किस रूप में? एज ए यूनियन मिनिस्टर, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होता है? यूनियन मिनिस्टर होता। एज ए यूनियन सॉरी, एज ए यूनियन मिनिस्टर, सिवाय कुछ इसमें, सिवाय क्या कि जो उसके एज ए यूनियन मिनिस्टर अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के यानी पद के उसके जो कर्तव्य हैं, जो काम उसका कर्तव्य किया जाना है, वो सूचना वो क्या प्रकट कर सकता, संप्रेषित कर सकता। यानी अपने पद, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक सूचना के अलावा अन्य कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति के साथ ना तो
संप्रेषित करेगा, ना तो ईमेल के माध्यम से भेजेगा और ना मुंह से बोलेगा, रिवील भी नहीं करेगा, प्रकट भी नहीं करेगा। तो ये पहली शपथ किसके द्वारा ली जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा ली जाती। तो आप इसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा, हिंदी में भी इसको क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। तो ये आपका प्रधानमंत्री के द्वारा क्या है, यानी किसकी शपथ ली जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा ये गोपनीयता की शपथ ली जाती है। अब बात आती है कि क्या प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल होता है? तो लिखिएगा आगे, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में पीएम का कार्यकाल, पीएम का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। पीएम का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट फिक्स्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट, यह नॉट अंडरलाइन, नॉट फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ, द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ, द ऑफिस ऑफ पीएम, यानी प्रधानमंत्री का कितना कार्यकाल होगा ये संविधान में कुछ भी फिक्स नहीं किया गया। और ये क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री पीएम क्या करते हैं? राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऑफिस ऑफ प्लीजर, जब तक इच्छा होगी राष्ट्रपति की तब तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। मतलब व्यवहार में तो नहीं होता, लेकिन संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो इसका मतलब यही हुआ कि भारत का राष्ट्रपति जब चाहे तब प्रधानमंत्री को उनके पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है। ठीक, हटा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी, इसका मतलब ये आपका प्रसाद पर्यत्न ये स्पेशल है। लिखिएगा, पीएम के संदर्भ में, पीएम के संदर्भ में व्यवहार में देखा जाए, व्यवहार में देखा जाए, देखा जाए तो प्रसाद पर्यंत, तो प्रसाद पर्यंत ऑफिस ऑफ प्लीजर, ऑफिस ऑफ प्लीजर का यह अर्थ नहीं है, नहीं है कि वह जब चाहे, वह जब चाहे तब पीएम को पद से हटा सकता है। यानी राष्ट्रपति जब चाहे तब पीएम को पद से नहीं हटा सकता। ठीक, यानी आगे इसका मतलब ये दूसरा और हुआ, यानी जब तक लोकसभा में, जब तक पीएम का लोकसभा में विश्वास, जब तक पीएम का लोकसभा में विश्वास मत है,
विश्वास मत है या सरकार मेजोरिटी में है, सरकार बहुमत में है, बहुमत में है, तब तक राष्ट्रपति पीएम को उसके पद से नहीं हटा सकता। व्यवहार में ये नहीं कि आपका ये प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ कि जब मन में आ गया भारत के राष्ट्रपति को, तब उसको उसके पद से उठा करके फेंक दिया गया। ठीक, तो ये आपका तब तक नहीं हटा सकता। हाँ, अगर आगे समझिएगा, अगर अगर पीएम लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देता है, अपना विश्वास मत खो देता है, तो ऐसी दशा में पीएम के द्वारा, ऐसी दशा में राष्ट्रपति के द्वारा पीएम को उसके पद से हटाया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। उसके पद से हटाया जा सकता है। बात समझ में आई? तो जब पीएम का ही विश्वास खत्म हो गया तब हटा सकता है, तब ये आपका, तो इसका मतलब कि आपको क्लियर कट आपका ये समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ प्रसाद पर्यंत का मतलब जो सामान्य बोलचाल की भाषा में ये निर्धारित किया गया है या लगाया जाता, वो नहीं है कि जब चाहे तब उठा के नहीं फेंक सकता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को। तो ये मतलब भी आप समझिएगा कि प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ किसी भी समय भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता, कतई नहीं। मतलब क्या, जब तक प्रधानमंत्री का लोकसभा में विश्वास है, बहुमत है, तब तक वो सरकार में रहेगा। जब विश्वास मत खोता है तभी उसे राष्ट्रपति डिसमिस कर सकता, बर्खास्त कर सकता है, या फिर रिजाइन त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकता है। तो ये आपका पीएम किसको त्यागपत्र देता है? पीएम अगर त्यागपत्र देना हुआ, पीएम त्यागपत्र किसको देता है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि वही उसको नियुक्त किया है। भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और अपना पद खाली कर देता है। अब आइए कि प्रधानमंत्री इतना इंपॉर्टेंट है, इतना पावरफुल है, तो इसकी वेतन शैली कितनी होती होगी? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख? आंसर है, संविधान में कुछ भी लिखा नहीं गया है, लिखा बहुत कम गया है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में जो भारतीय संविधान है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन व्यवहार में देखोगे तो इसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो इसका क्या लिखा गया, यानी पीएम का वेतन कितना होता, सुविधाएं क्या मिलती, तो कितना वेतन, सैलरी कितनी होगी, पीएम की सैलरी और भत्ते, वेतन प्लस भत्ते कितना मिलता होगा। यानी यहां हम बात कर रहे हैं सैलरी और प्लस अलाउंस, भत्ते कितना मिलता होगा। आपको क्या लगता है कितना? तो लिखा है, ये साफ साफ संविधान में लिखा गया कि ये कौन, संसद के द्वारा समय समय पर निश्चित किया जाता है। संसद के द्वारा समय समय पर, ये क्या लिखा गया, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये कौन बताती है, भारतीय पार्लियामेंट, भारतीय संसद
संसद के द्वारा समय समय पर निश्चित किया जाता है। जितनी संसद तय कर दी उतना इनको मिलेगा, निश्चित किया जाता है। तो ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास नहीं है प्रधानमंत्री की सैलरी और ये सब निश्चित करने का। तो यहाँ क्वेश्चन इसीलिए तो एग्जाम में पूछेगा, वहां राष्ट्रपति देगा आप लगा देंगे। तो ये पावर भारतीय संसद के पास है। प्रधानमंत्री को कितना वेतन मिलेगा, क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये सब संसद निर्धारित करती है, ना कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निर्धारित नहीं करता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री का जो वेतन भत्ता मिलता है, अगला प्रश्न है, क्या उस पर टैक्स नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, टैक्सेबल है। मेंबर की जैसे इसका जो वेतन भत्ता मिलता है, पीएम की सैलरी होती है, इस पे टैक्सेबल है, यानी कर योग्य है। इस पे टैक्स लिया जाता है, एक कर मुक्त नहीं है, टैक्सेबल है। एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब हुआ संसद के सदस्य की भांति उसका जो पीएम की सैलरी होती उस पर टैक्स वसूला जाता है। टैक्स क्या है? टैक्स लिया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि इसकी सैलरी और अलाउंस जो होता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? टैक्सेबल होता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? एक चीज यहां आप देखिएगा और इसको काट दीजिएगा। ये आपका यहाँ टैक्सेबल नहीं होता है, ये आपका एज ए, इसे जो वेतन भत्ता मिलता है सांसद के सदस्य की भांति इसको सुविधाएं मिलती हैं। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, पीछे वाला। हाँ, इसी के आगे चलते हैं। तो इसमें इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका क्या होता है? इससे कितना वेतन भत्ता मिलता है? तो एक तो पार्लियामेंट तय करेगी और पार्लियामेंट के बाद फिर आप कहेंगे आखिरकार इसको मिलता कितना वेतन है। तो ध्यान दीजिएगा, ये टैक्सेबल वाला नहीं होता, ये आपका गलत हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हमने क्या कहा? इसका जो पीएम का सैलरी हुई, सैलरी, और दूसरा कौन हो गया? अलाउंस, भत्ता जो मिलता है, ये किसके समान मिलता है? तो ये एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद का संसद होते हैं, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसे दिया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, जितना सांसद सदस्य को वेतन भत्ता मिलता है उतना भारत के प्रधानमंत्री को भी वेतन भत्ता दिया जाता है। अब अगला हम समझते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी अभी तक हम संवैधानिक प्रावधान और इनका कैसे कैसे नियुक्ति होती है, कहाँ से आएगा प्रधानमंत्री, ये भी समझा। अब आगे हम समझते हैं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। पीएम के कार्य एवं शक्तियां। कैसे, किस प्रकार के इसके द्वारा कार्यों, कौन कौन से इसको शक्तियां दी गई हैं? तो पहले से आप जानते हो, बस उसी को क्या करना है। एक तो इसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ संबंध क्या होता है वो हम समझते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के संबंध में। तो ये पहला पॉइंट हो गया, मंत्री परिषद के संबंध में। मंत्री परिषद के संबंध में। तो एक अनुच्छेद आपको पीछे भी बताए थे, मंत्री परिषद के संबंध में इसके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक, तो ये मंत्री परिषद का मुखिया होता, पहला ध्यान से समझिएगा, जो भारत का पीएम होता, पीएम मंत्री परिषद का मुखिया होता है। जो पीएम है, पीएम मंत्री परिषद का मुखिया होता है।
मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। यानी वो जो कहता है वही होता है, मुखिया होता है। तो ये हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ये क्या होता है? हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये क्या होता है? हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसके काम कौन कौन है? तो इसकी सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। यानी इसकी सलाह पर, पीएम की सलाह पर, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों, यानी ये लिस्ट भेजता है। पीएम की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों, सलाह ऑब्लिक यहां लिख लीजिए अनुशंसा, अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति अपने मन से नहीं, लिस्ट भेजता है कि फला फला पोर्टफोलियो, फला फला को फला मंत्री बना दीजिए। तो ये पीएम की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती, ये आपका ठीक। तो वही उन्हीं जिनकी लिस्ट प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री के द्वारा सौंपी जाती है, उन्हीं को मंत्री के रूप में आगे शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के मंत्रियों के बीच पोर्टफोलियो होते हैं, उनमें आवंटन किया जाता है, उसमें फेरबदल भी किया जाता है। यानी पीएम के द्वारा ही मंत्रियों को पोर्टफोलियो विभाग, पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ? फोलियो विभाग, पोर्टफोलियो विभाग आवंटित किए जाते हैं, आवंटित किए जाते हैं। और इसमें फेरबदल, और इसमें फेरबदल किया जाता है, और इसमें फेरबदल किया जाता है। तो ये आपका कौन है? प्रधानमंत्री का कार्य है, फेरबदल किया जाता है। तो पोर्टफोलियो में किसको कौन विभाग मिलेगा, कौन मंत्रालय मिलेगा, ये सब कौन तय करता है? प्रधानमंत्री ही इसके लिए अथराइज्ड है। वह किसी भी मंत्री को कभी भी, भारत का जो प्रधानमंत्री है वह किसी भी मंत्री को कभी भी त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। तीसरा काम, पीएम किसी भी, मान लो कोई मंत्री गलत कर दिया, किसी भी मंत्री को कभी भी त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। त्यागपत्र देने के लिए क्या कह सकता? त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। अगर ऐसे नहीं माना तो एक बार खुद कहेगा, कह सकता है। मान गए तो अच्छी बात, अगर मंत्री ठान लिया कि हमको नहीं, तो राष्ट्रपति तो उसके पास है, अथवा कह सकता है। अथवा अगर आप त्यागपत्र ऐसे नहीं देते हो तो फिर अगला उपाय क्या? राष्ट्रपति उसकी मुट्ठी में है, तो राष्ट्रपति को क्या कह सकता? वह राष्ट्रपति को उसे यानी बर्खास्त करने के लिए कह सकता है, अथवा राष्ट्रपति को पीएम के द्वारा राष्ट्रपति को पीएम के द्वारा राष्ट्रपति को पीएम के द्वारा, देखो राष्ट्रपति को यहां पहले लिख लीजिए पीएम, अथवा पीएम राष्ट्रपति को
राष्ट्रपति को संबंधित मंत्री, जो भी मंत्री है, संबंधित मंत्री को बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। और ये कब कहता है? बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। त्यागपत्र ऐसे दे दो तो अच्छी बात है, नहीं तो राष्ट्रपति आपको बर्खास्त कर देगा। बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। और ये कंडीशन है अगर मंत्री की राय पीएम से अलग है। पीएम से अलग है मतलब क्या हुआ? आपको सरकार में रहना है तो राधे राधे कहना होगा। मंत्री प्रधानमंत्री से इतर अपनी राय अगर व्यक्त कर दिया तो उसके ऊपर क्या है? खतरा ही है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर पीएम से अलग राय है तो आपका पीएम के द्वारा बर्खास्त करने के लिए उसे कहा जा सकता है, राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री के द्वारा। और क्या इसका काम होता है? जब भी मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? पीएम करता है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता यानी मंत्रिपरिषद की मीटिंग जब भी होती है तो उसकी अध्यक्षता पीएम के द्वारा की जाती है। अगला लिखिएगा, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता की बैठक मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती? पीएम के द्वारा किए। पीएम के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती? पीएम के द्वारा की जाती है। और सभी महत्वपूर्ण निर्णय वही लेता है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय पीएम लेता है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय पीएम के द्वारा लिए जाते हैं। पीएम के द्वारा लिए जाते हैं। समझ में आई बात? तो पीएम के द्वारा निर्णय जितने भी महत्वपूर्ण हैं वो निर्णय कौन? पीएम के द्वारा ही लिए जाते हैं। पीएम के द्वारा ही सभी मंत्रियों की गतिविधियों, जो कौन मंत्री कहां जा रहा, तो 4 था शायद 5वां है DE। पीएम के द्वारा ही जितने भी मंत्री हैं सभी मंत्रियों की गतिविधि, कौन मंत्री कब क्या कर रहा, कहां आ रहा, किससे बातचीत हो रही, सभी मंत्रियों की गतिविधियों का पीएम क्या करता है? सभी मंत्रियों की गतिविधियों का पीएम निर्देशन का। एक देखो 3 शब्द हैं। एक तो हो गया निर्देशन करता है, निर्देशन यानी डायरेक्शन। दूसरा गाइड मार्गदर्शन करता है, गाइड्स करता है, डायरेक्ट करता है, नियंत्रण करता है यानी नियंत्रण अंततः कौन है? पीएम के हाथ में है। कंट्रोलिंग पावर है तो ये आपका कौन करता है? गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, नियंत्रण स्थापित करता है और समन्वय स्थापित करता है। कोई मनमुटाव हो गया 2 या 2 से अधिक मंत्रियों के बीच तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय स्थापित किया जाता है। तो पीएम के द्वारा गाइडेंस, अगर कोई मंत्री 2 या 2 से अधिक मंत्री में मनमुटाव हो गया, कोई मंत्री नाराज हो गया तो नाराजगी को दूर करने का काम पीएम का है। तो ये गाइड भी करता है, डायरेक्ट निर्देश भी देता है। ज़्यादा इधर उधर किए तो पत्ता भी साफ हो सकता है, क्योंकि पीएम के हाथ में सब कुछ मंत्री साहब की पूरी की पूरी कुंडली होती है। तो क्या करता है? गाइड भी करता है, डायरेक्ट भी करता है, कंट्रोल भी करता। नहीं माने तो कंट्रोलिंग रिमोट किसके पास है? पीएम के पास है। और लास्ट हमने क्या कहा?
कोऑर्डिनेशन भी स्थापित, समन्वय भी स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? पीएम के द्वारा। दूसरा, अगर पीएम ने रिजाइन दे दिया तो वह यानी अपने पद से रिजाइन दे करके समस्त मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। अगर पीएम ने रिजाइन दिया तो इसीलिए उसका इतना प्रभाव होता है। आप मंत्री कहां के बन के रह पाओगे अगर पीएम ने रिजाइन दे दिया? तो प्रधानमंत्री अपने पद को त्याग कर मंत्रिपरिषद को विघटित कर सकता है। पीएम अपने पद को त्याग कर, अपने पद त्याग के माध्यम से मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता? भंग, इसको बोलते हैं डिजॉल्व, भंग कर सकता है, भंग कर सकता है। बात समझ में आई? तो ये है प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। बात समझ में आई? तो प्रधानमंत्री को ये शक्तियां व कार्य मिली हुई हैं। एक चीज यहां ध्यान रखिए, अगर प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, अगर प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया अथवा प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तो समस्त की समस्त लोकसभा भंग हो जाती है स्वतः अपने आप। समस्त यानी प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देते या उनकी मृत्यु होते ही जो मंत्रिपरिषद है वह क्या हो जाती? ऑटोमेटिकली मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और फिर निर्वात उत्पन्न हो जाता। प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, अब त्यागपत्र देने की स्थिति में फिर वही राष्ट्रपति जो पीछे आप रहे थे, डिस्क्रेशनरी पावर उसके पास, सर्कमस्टेंशियल परिस्थिति जन्य यानी विवेकाधीन की शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? भारत के राष्ट्रपति के पास। ऐसी कंडीशन में विवेकाधीन शक्तियां आ जाती। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान से समझिएगा, ऐसी कंडीशन में अब राष्ट्रपति के पास है या तो दूसरे कोई दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे या फिर से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को कहे। तो ये आपका हो सकता है, ये होता है। दूसरा, अगर, और ध्यान दीजिए, अगर किसी मंत्री ने त्यागपत्र दिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर किसी मंत्री के द्वारा त्यागपत्र दिया गया तो कोई प्रधानमंत्री के अलावा कोई मंत्री नाराज होके, त्यागपत्र आप कितने लोग का देखते हो दिया गया, तो अगर किसी मंत्री के द्वारा त्यागपत्र दिया गया तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का विघटन नहीं होता, यानी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होती है। मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होती है, विघटित नहीं होती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री चाहेगा तो किसी अन्य व्यक्ति को उस पोर्टफोलियो को सौंप देगा, मंत्री बना देगा। तो ये आपका संबंध क्या है? मंत्रिपरिषद के साथ किसका संबंध होता है? प्रधानमंत्री का। ये कार्य व शक्तियां होती हैं। दूसरा हम संबंध समझते हैं पीएम का किसके साथ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, यानी भारत के राष्ट्रपति के साथ संबंध। भारत के राष्ट्रपति के साथ संबंध, भारत के राष्ट्रपति के साथ संबंध। प्रधानमंत्री के भारत के राष्ट्रपति के साथ क्या संबंध होते हैं? तो इसकी भी हम इसमें क्या कर लेते हैं? चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं।
तो हमने आपको देखो 3 बातें बताई थी। आर्टिकल यहाँ आपको किसको मेंशन करना है, हम अब इसको डिटेल में नहीं लिखा रहे हैं। अनुच्छेद 78 का बताए थे आपको, पीएम के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए, और किसके प्रति, भारत के राष्ट्रपति के प्रति, भारत के राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 78। तो 78 की बातें जो पीछे आप सीखे हो उनको यहां पर क्या करना है, लिख देना है। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होता है, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट, पहला टू कम्युनिकेट, संप्रेषित करे, किसको, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को संप्रेषित करे, क्या करे, संप्रेषित करे, ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहां समझिएगा, ऑल डिसीजंस, हिंदी में भी लिखते चलिए, ऑल डिसीजंस यानी टेकन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी ऐसे डिसीजन जिसको मंत्रिपरिषद ने लिया है, तो उन सबको बताना ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है। तो ऑल डिसीजंस टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद के द्वारा समस्त प्रकार के जो निर्णय लिए गए, तो ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि उससे अवगत किसको करवाए, किसको करवाए, भारत के राष्ट्रपति। अब आप पूछेंगे कौन से डिसीजन, तो हमने कहा था प्रशासनिक व्यवस्था वाले, प्रशासनिक मामलों से संबंधित, तो रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, आगे रिलेटिंग, हिंदी में लिख ही लिए होंगे, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द अफेयर्स, यानी प्रशासनिक मामलों से संबंधित, प्रशासनिक मामलों से संबंधित, एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, एंड और विधायन के लिए प्रस्ताव, कोई भी कानून बनाना उसके लिए जो प्रस्ताव सोचा गया मंत्रिपरिषद ने, तो ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को अवगत करवाया जाए। एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, ये पहला। दूसरा क्या है, अगर किसी मंत्री ने कोई डिसीजन ले लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर कोई विचार नहीं किया है, तो उसको भी राष्ट्रपति से अवगत करवाए। दूसरा इसी में है, प्रधानमंत्री जब कोई सूचना मांगे तो राष्ट्रपति जब भी कोई सूचना प्रधानमंत्री से मांगे, तो यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि सूचना वह भारत के राष्ट्रपति को मुहैया करवाएं। टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन, टू फर्निश, दूसरा लिखिएगा, टू फर्निश, सौंपे, फर्निश माने क्या होता है, सौंपना, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचना कोई सौंपे, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स, relating to the administration of affairs, वही प्रशासन से संबंधित मामलों से संबंधित कोई सूचना जब भी राष्ट्रपति मांगे तो उसे क्या होगा, सौंपना होगा। एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर, एज द प्रेसिडेंट मे
कॉल फॉर, इसका मतलब हुआ मे कॉल फॉर का मतलब हुआ जब भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रशासनिक मामलों से संबंधित मामले हैं व विधायन के प्रस्ताव से संबंधित कोई सूचना है, जब भी प्रेसिडेंट के द्वारा ये सूचना मांगी जाए तो ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि इनको ऐसी सूचना अवगत करवाई जाए। ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया जो आपको अभी बताए कि अगर किसी मंत्री के द्वारा कोई डिसीजन लिया गया लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर कोई विचार नहीं किया तो उसको भी क्या, उसको भी यानी किसको सौंपना होगा, प्रेसिडेंट को सौंपें। तीसरा इफ, तीसरा क्या है, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स, इफ द प्रेसिडेंट, if the president so requires, if the president so requires to submit for the consideration, to submit for the for the consideration of council, consideration of the council of minister, of the council of minister, council of ministers, any matter on which council of ministers, any matter on which, any matter on which, any matters on which, किसके द्वारा ये इसका मतलब क्या हुआ, आप हिंदी में लिखिएगा कि अगर प्रेसिडेंट ऐसी उसको आवश्यकता होती है कि जब कोई भी ऐसी मामले पर जिस पर मंत्री ने अकेले विचार किया, अकेले निर्णय लिया, लेकिन मंत्रिपरिषद ने अभी तक कोई विचार नहीं किया है तो उसे सौंपना होगा। उसे क्या होगा, सौंपना होगा। एनी मैटर ऑन विच ए डिसीजन हैज बीन टेकन, ऑन विच ए डिसीजन हैज बीन, ए डिसीजन हैज बीन टेकन, a decision has been taken by a minister, जिसपे किसी मंत्री ने डिसीजन लिया था, but which has not been considered, but which has not been considered, which has not been considered, जिस पर अभी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, which has not been considered by the council, ये पीछे भी बता चुके, वही सारे पॉइंट आपके क्या हैं यहां पर रिपीट किए गए हैं। तो ये आपका है। अगला, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की जाती, उसमें सलाह भी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही दी जाती है। जैसे आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद बोलो, अनुच्छेद 76 में क्या भारत का महान्यायवादी है, तो भारत का महान्यायवादी पद पे किसको नियुक्त किया जाना, कैग। दूसरा कौन हो गया, कैग। तीसरा यूपीएससी, कैग हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर, वित्त आयोग, ईसीआई, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति,
सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश पीएम के द्वारा सिफारिश की जाती है। पीएम के द्वारा क्या की जाती है? अनुशंसा। यहां सिफारिश को रिकमेंडेशन, अनुशंसा की जाती है, अनुशंसा की जाती है। तो ये था रिलेशन प्रधानमंत्री का भारत के राष्ट्रपति के साथ। तो ये रिलेशन आप देख ही लिए हो। अब तीसरा रिलेशन हम समझते हैं इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, संसद के संदर्भ में क्या रिलेशन है पीएम का। तो पहला रिलेशन हमने किसके किसके साथ देखा? पहला रिलेशन हमने प्रधानमंत्री का किसके संदर्भ में देखा? तो प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद के संबंध में, बहुत ज्यादा उसके कार्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में होते हैं। दूसरा हमने रिलेशन इसका भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में देखा। अब पार्लियामेंट के संबंध में, संसद के संदर्भ में संबंध, संसद के संबंध में पीएम का संबंध, पीएम का क्या रिलेशन होता है, यानी पार्लियामेंट के संदर्भ में क्या रिलेशन होता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, क्या संबंध होता है? तो वह जो निम्न सदन होता है उसका नेता होता है पीएम, संसद के निचले सदन, संसद के निचले आवलिक निम्न सदन का क्या होता है? निम्न सदन का नेता, ब्रैकेट में लीडर, लीडर होता है। यानी पूछा जाए निम्न सदन को क्या बोलते हैं, यहां निम्न सदन का मतलब है लोकसभा, या किसका? लोकसभा का, लोकसभा का लीडर होता है। कहां का लीडर होता? लोकसभा का, संसद के निचले सदन का क्या होता है? लीडर होता है। ठीक, और इसके द्वारा कौन सी शक्तियां हैं? शक्ति, तो संसद के संदर्भ में पीएम की शक्ति, क्या पावर दी गई है? क्या पावर दी गई? तो पावर यह है, या प्रधान या राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, यानी कब संसद को आहूत किया जाना है और सेशन को कब, संसद का सदन कब स्थगित किया जाना है। तो संसद के सत्र को आहूत व स्थगित, संसद के सत्र को, संसद के सत्र को कब बुलाना है? संसद के सत्र को आहूत, आहूत माने बुलाना, बुलाना, आहूत एवं स्थगित, स्थगित, प्रोरोग्यो, प्रोरोग्यो स्थगित करने के लिए, करने के लिए सलाह दे सकता, करने के लिए ये राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसको सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को पीएम सलाह दे सकता है, सलाह देता है कि बहुत हुआ, अब चुपचाप पार्लियामेंट की, संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए या फिर सत्र को बुला लिया जाए। तो दोनों स्थिति में यह सलाह दे सकता। दूसरा है लोकसभा को, किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने के लिए प्रधानमंत्री से कह सकता है। लोकसभा को विघटित करने के लिए, लोकसभा को जब भी माथा ठनक जाए पीएम का, तो इसीलिए तो पीएम से सब डरते हैं। लोकसभा को कभी भी विघटित करने के लिए, विघटित मतलब भंग, खत्म, विघटित या भंग करने के लिए, भंग करने के लिए राष्ट्रपति से को अनुशंसित करता है, अनुशंसित करता है, अनुशंसित, राष्ट्रपति को अनुशंसित कर सकता है, अनुशंसित, अनुशंसित कर सकता है।
कभी भी ये अनुशंसा कर सकता है कि अब बहुत हुआ, यानी सीधे लोकसभा को भंग कर दिया जाए। तीसरा, सदन के पटल पर प्रधानमंत्री के द्वारा सरकार की नीतियों को रखा जाता है। सरकार की नीतियों को सदन के पटल पर प्रधानमंत्री के द्वारा रखा जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा रखा जाता है। कौन से सरकार ने डिसीजन लिए, कब क्या किए, तो ये प्रधानमंत्री अपनी सरकार की नीतियों को सदन के पटल पर, यानी संसद के लोकसभा में अपने द्वारा लिए गए नीतियां को वहां पर रखवाता है। तो ये संबंध है इसका पार्लियामेंट के साथ। अन्य कार्य प्रधानमंत्री के, अदर फंक्शन ऑफ पीएम, पीएम के अन्य कार्य, प्रधानमंत्री के अन्य कार्य क्या है, तो ये कई का हेड होता है। जैसे पहले योजना आयोग का होता था, अब सबसे इंपॉर्टेंट संस्था कौन है, नीति, यानी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का क्या है, यह अध्यक्ष है, या नीति आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी अध्यक्ष होता है। एकता परिषद, यूनिटी काउंसिल, एकता परिषद, इसका भी क्या होता है, एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटर स्टेट काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद। अगला इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद। और अगला है कौन सा, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। इन सब का पीएम क्या होता है, पीएम अध्यक्ष होता है। इन सब का पीएम क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, पीएम क्या होता है, अध्यक्ष होता है। लास्ट वाले के लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। और इंटर स्टेट काउंसिल को बोलते हैं अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद। इन सब का पीएम क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है विदेश नीति, उसी के द्वारा निर्धारित की जाती विदेश नीति का निर्धारक होता है। ये दूसरा हो गया, विदेश नीति का निर्धारक होता है। कहां जाना है, किस देश के साथ विदेश नीति स्थापित की जानी, तो विदेश नीति का निर्धारक होता है। तो पीएम के द्वारा ही विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। और इस पीएम के अधीन होकर ही, पीएम के गाइडेंस में ही विदेश मंत्री के विदेश दौरे व ये सब टारगेट सेट किए जाते हैं। और वह संघ सरकार का चीफ स्पोक मैन होता है, या संघीय सरकार का पीएम, संघीय सरकार का पीएम, संघीय सरकार का मुख्य वक्ता होता है। मुख्य वक्ता, वो जो बोलता है वो उसको लोग सीरियस लेते हैं, वह संघीय सरकार का मुख्य वक्ता होता है, चीफ स्पोक मैन होता है।
ये क्या होता है? चीफ स्पोकमैन होता, मुख्य वक्ता होता है। और वह सत्तारूढ़ दल का नेता होता है, जो सरकार सत्ता में होती है वह मतलब पीएम सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। पांचवा, सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। वह सेवाओं का राजनीतिक हेड होता, मुखिया होता है। वह सेवाओं का राजनीतिक मुखिया होता है। पीएम सर्विसेज का, सर्विसेज यानी जो सेवाएं दी जा रही, सेवाओं का राजनीतिक मुखिया। राजनीतिक मुखिया यानी आप कोई भी कंप्लेन पीएम से कर सकते हैं अगर आपको उस सरकार के द्वारा शुरू की गई सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा, जैसे आपका मनरेगा के अंतर्गत रोजगार नहीं मिल रहा या कोई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो पीएम से आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि पीएम सेवाओं का राजनीतिक क्या होता? मुखिया होता है। राजनीतिक मुखिया होता है। तो ये है, ये आपके क्या है? पीएम। यानी जो पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, जो पावर शक्ति, कुछ उसी प्रकार की पावर भारत के प्रधानमंत्री को सौंपी गई है। लेकिन भारत के द्वारा कौन सी शासन प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो प्रधानमंत्री का इतना ज्यादा क्या है? रोल है। इसी प्रधानमंत्री के रोल की वजह से, यानी लॉर्ड मॉर्ले के द्वारा इसे यानी समानों में प्रथम कहा गया है। इतना प्रधानमंत्री का इंपॉर्टेंट पद है कि इसी को लेकर के कई विचारकों के द्वारा अलग अलग विचार दिया गया। इनमें से सबसे पहले लॉर्ड मॉर्ले, इनके द्वारा इंग्लिश में जो इनके द्वारा शब्द यूज किया गया वो लिखिएगा प्राइमस इंटर परेस। प्राइमस इंटर परेस। प्राइमस इंटर परेस, ये शब्द भी याद रखिए। कई बार क्या करेगा? यही लिख देगा एग्जाम में कि प्राइमस इंटर परेस किसने कहा। इसका पहले मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फर्स्ट एमंग इक्वल्स, समकक्षों में प्रथम। सभी लोग बराबर है लेकिन ये प्रथम है। अगर वो क्रोनोलॉजी, सबका महत्व समान है लेकिन उसमें भी ये सबसे आगे नंबर 1 पे रैंकिंग की जाए, नंबर 1 पे आएगा। फर्स्ट एमंग, इसका मतलब हुआ फर्स्ट एमंग इक्वल्स, मतलब इसका हुआ समकक्षों में प्रथम। तो पूछा जाए समकक्षों में प्रथम किसने कहा है? तो लॉर्ड मॉर्ले समकक्षों में इसे प्रथम कहा है। ये पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है। अगला हर्बर्ट मैरिसन ने क्या कहा है? हर्बर्ट मैरिसन हर्बर्ट मैरिसन के द्वारा क्या कहा गया, ये हम लोग देख लेते हैं कि हर्बर्ट मैरिसन ने क्या कहा है। इनके द्वारा भी कहा गया एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। इनके द्वारा कहा गया एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट।
सरकार का मुखिया, सरकार का मुखिया। तो इनके द्वारा क्या कहा गया? सरकार का मुखिया। हार्वर्ड मैरिसन ने इसे सरकार का मुखिया एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा है। तो आपसे पूछे एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट किसने कहा है? तो हार्वर्ड मैरिसन के द्वारा इसे यानी क्या कहा गया? एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है। देखो एक दो नाम याद ध्यान रखिएगा। जैसे एक और हुए रैमजे म्यूर, रैमजे इनका याद कर लीजिए, एक और बस, रैमजे म्यूर, हिंदी में लिख दे रहे रैमजे म्यूर। रैमजे म्यूर के द्वारा क्या कहा गया? इसे कहा गया कि यानी स्टीयर्स मैन ऑफ स्टीयरिंग व्हील, द स्टीयर्स मैन ऑफ स्टीयरिंग व्हील ऑफ steering wheel, the steersman of steering wheel of the ship of the state, of the ship of the state। समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ? यानी वह एक ऐसा एक प्रधानमंत्री एक ऐसा जहाज है, यानी प्रधानमंत्री एक ऐसा जहाज है जिसके चारों ओर, प्रधानमंत्री एक ऐसी स्टीयरिंग है जिसके चारों ओर जहाज घूमता है, जहाज रूपी पहिया घूमता है। यानी उसको कौन संभाल के रखता है? प्रधानमंत्री एक ऐसा स्टीयरिंग है जिसके चारों ओर जहाज रूपी पहिया नाचता है, घूमता है। ये किसके द्वारा कहा गया? जो शब्द लिखा उसका मतलब यही है, रैमजे म्यूर के द्वारा ये कहा गया। तो रैमजे म्यूर का भी ये स्टेटमेंट आप क्या है ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये इसे मुंडो ने क्या कहा? कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, कैप्टन ऑफ द, ये मुंडो वाला एक और याद कर लो। मुनरो ने क्या कहा प्रधानमंत्री को? तो इसको कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ स्टेट, ऑफ द स्टेट, यानी राज्य रूपी जहाज का कप्तान, राज्य रूपी जहाज का कप्तान, राज्य रूपी जहाज का कप्तान। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? राज्य रूपी जो जहाज है इसका जो कप्तान होता है वो पीएम होता है। जहाज रूपी, राज्य रूपी जहाज का कप्तान, इसे क्या कहा? ये मुंडो के द्वारा कहा गया, राज्य रूपी जहाज का कप्तान। तो ये था पीएम, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के हमने जो संबंध थे आर्टिकल 74, 75, 76, ये भी हमने क्या किया यानी डिस्कस किया। तो इस प्रकार आपका प्रधानमंत्री वाला टॉपिक क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। प्रधानमंत्री वाला टॉपिक क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब इससे जो व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब कौन पीएम बना, क्या स्थिति हुई, कब पीएम पावरफुल हुआ, कब राष्ट्रपति पावरफुल हुआ, इन सबको हम एक अगले क्लास में यानी डिस्कस करेंगे। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कैसे उसकी शक्तियां, उसके कार्य, उसके यानी मंत्रिपरिषद के साथ संबंध, उसके राष्ट्रपति के साथ संबंध और भारतीय पार्लियामेंट के साथ प्रधानमंत्री के क्या संबंध होते हैं, इन सबको हमने आपके सामने
डिस्कस किया, प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार आपका ये प्रधानमंत्री का जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसी प्रकार मुख्यमंत्री, क्योंकि इसकी सिमिलरिटी बिल्कुल मुख्यमंत्री जो भी काम यहाँ पर प्रधानमंत्री किया है, कमोबेश यही सारी शक्तियाँ किसको मिली हैं उसका मुख्यमंत्री को। तो हम मुख्यमंत्री का संबंध समझेंगे, और यहाँ समझे हो तो वहाँ पर क्या करना है, पेस्ट कॉपी करना है। जहाँ जहाँ हमने यहाँ संसद, वहाँ विधान मंडल या विधानसभा पेस्ट कॉपी होगा, और वहाँ जहाँ जहाँ यहाँ राष्ट्रपति, वहाँ वहाँ राज्यपाल आता जाएगा। तो अगली क्लास में हम मुख्यमंत्री के कार्य, उनकी शक्तियाँ, इन सबको समझने व जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो अगले दिन हम लोग अगली क्लास में किसको हम समझेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उनकी शक्तियां व कार्य। तो आज का ये टॉपिक यही क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका काम है जो आपकी ये करवाया जा रहा है पॉलिटी में, जितना आपका एक ही काम है कि आप अच्छे से चीज़ों को क्या कर लें, रिवाइज कर लें। यकीन मानिए जितना हमने आपको यहाँ करवा दिया है उसके बाहर क्वेश्चन न पूछा गया है, आगे भविष्य में पूछा जाएगा। तो विश्वास बनाए रखिए और रिवाइज अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।